एक तो यहाँ पर स्टिंग है, ठीक है। दूसरा इसका जो ये वाला पाइप है वहाँ पर स्टिंग है। E20 वाला देखिए वहाँ पर मेंशन भी किया है E20। ये आई थिंक ये फ्यूल पाइप लग रहा है, मुझे फ्यूल का ही लग रहा है। हाँ, पर यहाँ पर देखिए रस्टिंग की प्रॉब्लम है। E20 मेंशन किया है ना वहाँ पर, देखिए ये वाला। तो और मुझे इसमें एक प्रॉब्लम ये देखने को मिली है बाइक में कि मान लीजिए कि मेरी स्पीड 40-45 के अराउंड है, मैं 4th गियर में चल रहा हूँ, और फिर भी मैं जब भी मैं 5th में शिफ्ट करूँगा ना, और उसके बाद मैं 5th गियर ऐसे डालकर मैं क्लच रिलीज़ करता हूँ, तो भाई रोनिन में मुझे एक और बात अच्छी लगती है, जो कि एक ओनर के पर्सपेक्टिव से मुझे और एक यूट्यूबर के पर्सपेक्टिव से बताना मुझे सही लगा। इसलिए मैं आपको ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ इसमें, कि इसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच मिल जाता है। देखिए यहाँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मोटर ऑन व्हील्स। तो गाइज आज इस वीडियो मेरा बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि इसका माइलेज क्या रहता है, अभी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, दूसरे बाइक से कंपेयर करके मुझे पूछ रहे थे। तो देखो भाई, आज मैं इसी वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा कि क्या कुछ इसमें मिल जाता है, लेना चाहिए या नहीं। देखो, पहला तो मुझे क्वेश्चन ये आया था कि बेस मॉडल लेना चाहिए या फिर मैं कोई मिड या फिर टॉप वेरिएंट पर चला जाऊँ। देखो भाई, ये सबके बजट पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपको मिड वेरिएंट लेना है या फिर आपको बेस वेरिएंट लेना है, क्या बेस ही काफ़ी रहेगा। तो देखिए, बेस में क्या होता है कि आपको सिर्फ बेसिक फीचर्स ही मिलेंगे। ड्यूअल चैनल एबीएस आपको इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ये डिस्क ब्रेक ही मिलती है। डिस्क ब्रेक मिलती है रियर में, आगे की ओर ही आपको सिर्फ एबीएस मिलता है। यहाँ पर देखिए, ये जो ये डिस्क रहती है ना, ये एबीएस की रहती है। अभी बारिश की वजह से ना बाइक थोड़ी गंदी हुई पड़ी है, क्योंकि आप देख ही ले सकते हो साइड में कितना पानी भर गया। कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी पिछले 6-7 दिनों से, उसकी वजह से। तो देखो भाई, ये तो अपनी सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। मैं तो कहता हूँ, अगर आपका बजट है, अलो करता है आपको, तो आप मिड या फिर टॉप वेरिएंट की ओर चले जाइए, क्योंकि उसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, और जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन है इसमें नहीं मिलता है। बाकी जो फीचर्स है वो सारे बाइक में सेम है, ठीक है, सारे वेरिएंट्स में। तो मैं तो कहता हूँ आप ड्यूअल चैनल एबीएस की ओर जाइए, वो काफ़ी सेफ ऑप्शन रहता है आपके लिए। तो ये एक मेरा पॉइंट है, बाकी आपकी इच्छा वो आप ले सकते हो। तो भाई, दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि इसकी माइलेज क्या है, रियल एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए बाइक से। तो देखो, माइलेज डिपेंड करती है कि रनिंग कंडीशन कैसी है आपकी, सिटी में ज़्यादा चलते हो या फिर हाईवे पर ज़्यादा चलते हो। अगर आपकी रनिंग सिटी में ज़्यादा है तो आप इसकी 30 से 40 के बीच की माइलेज पकड़ के चलिए, सिटी में इतना ही देगी आपको। उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि अभी जिस हिसाब से पेट्रोल और सब कुछ है, उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप हाईवे पर चलते हो, कंटिन्यूसली रिटर्न आपका हाईवे का है, तो फिर आप 50 तक के आप मान के चलिए, ठीक है। अगर आप कोई लॉन्ग राइड पर निकलना चाह रहे हो या फिर आपका रन हाईवे का ही ज़्यादा रहता है, मान लीजिए आप 500-700 किलोमीटर की राइड पर निकलते हो और आपका कंटिन्यूस रन हाईवे का ही है, तो फिर हाईवे पर आपको बेटर माइलेज देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये अराउंड आपको 50 तक की, तो आप 50 नहीं तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 48 तक की तो माइलेज आप कंसिडर कर ही सकते हो, ठीक है, इस बाइक से आप। तो इतनी तो माइलेज इसकी आपको मिल ही जाती है। हाईवे पर ज़्यादा मिलती है, सिटी में कम। अगर आप मिक्स की भी बात कर लेते हो तो आप 40 से 45 तक की कंसिडर कर सकते हो। तो गाइस, तीसरा इसका एक मुझे पॉइंट समझ में आता है कि इसका हाईवे पर क्या कंप्रोमाइज़ फील होता है, ठीक है। देखो, हाईवे पर तो आपको 6th गियर की कमी महसूस होगी, क्योंकि ये 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आती है बाइक। तो हाईवे पर आपको लग सकता है कि एक और गियर होना चाहिए था, क्योंकि जो आपकी क्रूजिंग स्पीड है वो इसकी 90-100 तक की रहती है क्रूज़र बाइक्स में। तो आपको ये फील हो सकता है, क्योंकि क्या है कि फिफ्थ गियर में आपको लग सकता है कि इसको एक 6th गियर होना चाहिए था, क्योंकि बाइक कंटिन्यूसली आपकी रन करेगी 6 से 8,000 आरपीएम के बीच में रन करेगी, ताकि आपको ऐसा फील होगा कि मुझे 6th गियर की इस बाइक में कमी लग रही है। इंजन थोड़ा स्ट्रेस आउट फील करता है, ज़्यादा शोर मचाता है इसकी वजह से। बाकी हाईवे परफॉर्मेंस अच्छी है।
बाइक की पावर और टॉर्क काफ़ी अच्छा खासा है और पावर डिलीवरी भी काफ़ी आपको लो आरपीएम पर भी मिल जाती है, ठीक है। उसकी तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन आप अगर हेल्दी पर्सन हो और पिलियन के साथ राइड कर रहे हो तो थोड़ी आपको पावर की कमी महसूस हो सकती है जब आप हाईवे पर ओवरटेक करने की सोच रहे हो तब। बाकी सिटी में कोई दिक्कत नहीं आती है, बाइक स्टॉल नहीं करती अगर आप दूसरे तीसरे गियर में हो और बाइक को ऐसे ही ग्लाइड करने देते हो तो, क्योंकि इसमें जीटीटी आपको एक बेनिफिट मिल जाता है इस उसकी वजह से। चौथा पॉइंट ये है कि सर्विस क्वालिटी कैसी रहती है, सर्विस एक्सपीरियंस क्या है, सर्विस नेटवर्क कैसा है इसका। तो भाई मैंने जो फर्स्ट सर्विस थी वो मैंने अहमदाबाद से करवाई थी, मैं तब वहाँ पर था। मैंने ये डेली कम्यूट के लिए ही ली थी बाइक, मेरे जॉब पर जाने और जॉब से घर पर आने के लिए। तो सर्विस मैंने वहाँ पर करवाई तो सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि आप बाइक रख कर जाइए, आपको बाइक रेडी हो जाएगी तो आपको कॉल आ जाएगा। तो मेरी फ़र्स्ट सर्विस वहाँ पर हुई थी। फर्स्ट सर्विस में मेरा ऑयल चेंज हुआ था और ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ था। तो सर्विस कॉस्ट मेरी 1300 रुपये के आसपास आई थी, क्योंकि उस टाइम मैंने इसकी जो चेन क्लीनिंग है वो सर्विस सेंटर से ही करवा ली थी। उसकी वजह से उसके 400 या 500 रुपये ज़्यादा लग गए थे। बाकी उस वक्त जो इसका जो ऑयल का प्राइस था वो 750 या 800 के अराउंड था। अभी इसका सेम ऑयल का प्राइस हो गया है 1200-1300 रुपये। तो आप उस हिसाब से अभी पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। और सर्विस क्वालिटी तो देखो भाई, सर्विस सेंटर के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे आपको सर्विस क्वालिटी मिलती है। बाकी टीवीएस में एक मुझे यही लगता है कि सर्विस सेंटर तो काफ़ी, देखो इसका सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपको कहीं भी इसकी सर्विस सेंटर मिल जाएगा। पर जो मेन रहती है उसके एम्प्लॉय ऊपर कि आपको क्वालिटी कैसी प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी तो आप देख ही सकते हो बाइक में अभी तो कोई मुझे ऐसा दिक्कत नहीं आ रही है। बाकी आपको एक इसकी चेन की नॉइज़ है वो आपको मिल जाएगी, आपको चेन नॉइज़ यहाँ पर देखने को मिलती है इस बाइक में। और गियर जो है इसका गियर अटकता है कई बार। मान लीजिए कि मेरा फोर्थ गियर में चल रही है बाइक, अभी स्पीड ब्रेकर आ गया तो मुझे सेकंड गियर पर शिफ्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर पे ऑब्वियसली स्पीड काफ़ी कम रहती है। तो उसकी वजह से ना कभी एग्रेसिव डाउन शिफ्ट नहीं कर पाता हूँ मैं। मान लीजिए कि मैं फोर्थ से थर्ड में तो आ जाऊँगा, पर थर्ड से सेकंड में जल्दी शिफ्ट नहीं होती। उसके बाद मुझे एक बार क्लच रिलीज़ करना पड़ता है, उसके बाद ही ये सेकंड में शिफ्ट होती है। तो ये एक मुझे दिक्कत लगी। तो और मुझे इसमें एक प्रॉब्लम ये देखने को मिली है बाइक में कि मान लीजिए कि मेरी स्पीड 40-45 के अराउंड है, मैं फोर्थ गियर में चल रहा हूँ, और फिर भी जब भी मैं फिफ्थ में शिफ्ट करूँगा ना और उसके बाद मैं फिफ्थ गियर ऐसे डालकर मैं क्लच रिलीज़ करता हूँ तो अंदर मुझे इसके अंदर से मेटल जो आपस में घिस रहा हो, आपस में टकरा रहा हो, ऐसी कई बार मुझे साउंड देखने को मिली है। उसके बाद मैंने सर्विस सेंटर में बोला था, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो इसके अंदर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर कुछ लुब्रिकेशन किया, स्प्रे व्रे लगाया, पहले क्लीन करके फिर स्प्रे लगाया, तो उससे वो दिक्कत चली गई थी। पर हाँ, ये थोड़े किलोमीटर के बाद आ जाती है, अराउंड 400 या 500 किलोमीटर चलेगी आपकी बाइक, उसके बाद ये दिक्कत आपको यहाँ पर फेस होगी ही होगी। क्योंकि मैंने तो 2-3 बार ये कर चुका हूँ, ठीक है, मैं 2-3 बार मैंने ये कंप्लेंट कर दी है, फिर भी ये एज इट इज़ ही रहती है। कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो सर्विस सेंटर भी फिक्स नहीं कर पाते। तो गाइस नेक्स्ट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इसकी ना चेन मेंटेनेंस को इग्नोर मत करो। देखो मैंने अभी रिसेंटली ही 200-300 किलोमीटर भी नहीं होंगे और मैंने अभी रिसेंटली ही चेन क्लीन की है, फिर भी देखो कितनी ज़्यादा अभी बारिश का टाइम है तो कीचड़ और धूल मिट्टी चिपक कर कैसी हो गई। देखो अभी ये तो गंदा हुआ ही पड़ा है, क्योंकि बारिश की वजह से ना, मैं अभी पिछली बार गया था बाहर तो उसकी वजह से यहाँ पर ये डर्ट चिपक जाती। पर जो चेन मेन है ना, वो आपको ये ओपन करके इसका फ्रंट स्प्रॉकेट फ्लाईव्हील साफ करना पड़ेगा। जो पीछे वाला है वो तो यहाँ से ऐसे ही हो जाता है, और पहले जो रोनिन आती थी उसमें यहाँ से और नीचे से दोनों ओर से पूरी चेन यहाँ तक आपको पूरी चेन कवर मिलती थी। पर इस रोनिन में आपको चेन कवर हटा दिया गया है ताकि चेन ओपन रहती है। उससे क्या होता है, नॉइज़ कम करती है चेन, पर गंदी भी जल्दी हो जाती है। तो आपको ना ये पूरा ओपन करके इसको साफ करना पड़ेगा चेन को। इसको ओपन करने के लिए बहुत तामझाम लगाना पड़ेगा आपको। पहले तो ये सारे नट खोलने पड़ेंगे, ठीक है।
उसके बाद ये वाला भी खोलना पड़ेगा, फिर इसको नीचे आप करेंगे, उसके बाद इसके पीछे एक नट है, देखा आप, ये जो पीछे वाला है ना वो भी आपको खोलना पड़ेगा। तो पहले ये सब कुछ खोलो, फिर ये उसके बाद ये गियर का लीवर खोलो यहाँ से। उसके बाद अंदर देखोगे तो अंदर काफ़ी ज़्यादा स्लज जमा हो जाता है जो कि आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो चेन मेंटेनेंस का एक मेजर पार्ट माना जाएगा। आपको ये अच्छे से बाइक रखनी है, नॉइज़ कम चाहिए बाइक की चेन से, तो ये मेंटेन करनी पड़ेगी। तो भाई देखो, मैंने 6 पॉइंट में आपको ये मेंशन करना चाहूँगा कि इसका जो सीट कंफर्ट है और पिलियन का भी कंफर्ट है वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी मेंशन किया है, फिर भी मैं अभी आपको ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि देखिए सीट की चौड़ाई काफ़ी अच्छी खासी है पर लंबाई नहीं है। कंफर्ट भी अच्छा खासा है शॉर्ट राइड के लिए, 100 किलोमीटर तक की आप शॉर्ट राइड अच्छे से कर पाते हो। लॉन्ग राइड के लिए आपको इसको थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको जेल पेड डलवाना पड़ेगा और आपके शेप के अकॉर्डिंग इसको आपको कट करवा के फिर लगाना पड़ेगा जेल पेड। तो ये एक मॉडिफिकेशन आपको मैंडेटरी हो जाती है अगर आपको लॉन्ग राइड पर जाना है। तो अगर सिटी में ही चलना है तो स्टॉक सीट ही काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर जाती है कंफर्ट के मामले में। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट है इसका इंजन कैरेक्टर। तो देखो भाई 225 सीसी का आपको इसमें इंजन मिल जाता है जो कि ऑयल कूलिंग प्लस एयर कूलिंग के साथ आता है। तो इंजन तो पावर तो काफ़ी अच्छी जनरेट करता है, 20 हॉर्स पावर की पावर डिलीवर करता है और 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी डिलीवर करता है। ऑयल कूलिंग के लिए यहाँ पर हमें ऑयल कूलर रेडिएटर दिया गया है, ये वाला उसके लिए यूज़ होता है। पर काफ़ी बार काफ़ी यूज़र्स की ये प्रॉब्लम रही है कि उन्होंने हीटिंग महसूस की है इंजन में। तो देखो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको इसमें जब भी आप सर्विस करवाओ तब इंजन ऑयल 1200 ml की जगह आपको 1300 ml डलवाना है, ठीक है। और सर्विस सेंटर वाले आपको नहीं बताएंगे कि आपको 1300 ml का इंजन ऑयल डालना है, पर आपको उनको बोलना है कि मुझे 1300 ml डाल के दो। वो तो 1200 ml ही डालेंगे इसमें, पर वो आपको नहीं करवाना है। 1300 ml डलवाएंगे, आपको इसकी हीटिंग का इश्यू ऑलमोस्ट चला ही जाएगा, ठीक है। तो गैस हीटिंग इश्यू को आप ऐसे टैकल कर सकते हो बाइक में, ठीक है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम ऐसा आपको इंजन से नहीं देखने को मिलेगी। इंजन कैरेक्टर की बात करें तो देखिए इंजन काफ़ी आपको पंची इंजन मिल जाता है इसमें, जिस हिसाब से इसका 225 सीसी का इंजन है, उससे 20 का पावर और 20 का टॉर्क डिलीवर करता है और काफ़ी आपको टॉर्क काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो भाई देखिए, मुझे अगला पॉइंट इसकी एसेसरीज का लगा, मुझे मेंशन करना पड़ेगा उसका। तो देखिए कंपनी से तो आपको कुछ उतनी खास एसेसरीज नहीं मिलती है, ठीक है। आपको सिर्फ ये एक मड गार्ड मिलेगा, फिर ये जो आपका जो फ्रंट फेंडर होता है उसके ऊपर आपको ये भी एक मड गार्ड ही है, आपको मड पीछे इंजन तक उड़ने से लगने से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आपके इंजन तक ये मड को नहीं पहुंचने देता। फिर भी पता नहीं यहाँ तक कैसे, देखिए अगर आपको नोटिस हो रहा हो यहाँ तक कैसे भी कीचड़ पहुंच जाता है। तो ये नीचे भी आपको एक इसका नीचे भी मड गार्ड मिल जाता है जो कि नीचे के आपको पार्ट तक मड को लगने से बचाता है, साथ में छोटे मोटे पत्थरों से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक आपको कंपनी से मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर हाँ ये सारी गार्ड है, ये वाला भी कंपनी से ही आपको मिलता है और तो दूसरा कुछ आपको कंपनी से नहीं मिलता है। आपको यहाँ पर पीछे की और जो बैक रेस्ट है वो भी आपको एसेसरीज के तौर पर आपको लगवाना पड़ेगा और साथ में आगे की ओर आपको इसकी विंडशील्ड भी एसेसरीज के पार्ट में मिल जाती है। पर इसकी जो अच्छी लुक निकल कर आती है ना, उसकी जो विंडशील्ड के बिना ही निकल कर आती है, काफ़ी रॉ लुक निकल कर आती है, वो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए इसकी वजह से मैंने यहाँ पर वाइज़र नहीं लगवाया, ठीक है। इतना इसका वाइज़र भी उतना कुछ खास नहीं लगता है, इतना ही आता है पार्ट लगकर, पर उससे ये इसके बिना ही अच्छी लगती है बाइक ऐसे ही। तो इतनी कुछ आपको एसेसरीज मिल जाती है कंपनी से। और भाई बाइक में मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत लगती है कि जो रस्टिंग की प्रॉब्लम है ना वो काफ़ी मतलब स्टार्टिंग से ही आने लगी थी मुझे। कि यहाँ पर देखिए आप, एक तो यहाँ पर रस्टिंग है, ठीक है। दूसरा इसका जो ये वाला पाइप है वहाँ पर रस्टिंग है। E20 वाला देखिए वहाँ पर मेंशन भी किया है E20।
ये आई थिंक ये फ्यूल पाइप लग रहा है मुझे, फ्यूल का ही लग रहा है। हाँ, पर यहाँ पर देखिए रस्टिंग की प्रॉब्लम है, E20 मेंशन किया है ना वहाँ पर, देखिए ये वाला। फिर उसके बाद इसके साइलेंसर पर देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रस्ट लग चुका है अभी भी, और एक यहाँ पर भी है। फिर यहाँ पर देखिए, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, ठीक है बाइक, सॉरी 1 साल तो हो गया है मेरा, पर इतनी ज़्यादा 1 साल में रस्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये काफ़ी मतलब पुरानी सी लगने लगी है अभी, यहाँ से देखिए। तो एक रस्टिंग का इश्यू मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। ये आई थिंक, हाँ ये फ्यूल सप्लाई का ही है, देखिए। तो ये वाली आपको एक दिक्कत फेस करने को मिलेगी। अगर आप एंटी रस्ट कोटिंग करवा सकते हो तो इसमें तो करवा लीजिए जल्द से जल्द, नई बाइक लेते हो तभी। मैंने जब ली थी तब मेरा ध्यान नहीं था इस चीज़ पर, नहीं तो मैं उस वक्त ही करवा लेता। तो एक दिक्कत है रस्टिंग की, यहाँ पर भी है, फिर पीछे चलो मान लीजिए इंजन वाले पार्ट तक तो सही है, पर यहाँ पर पीछे के सस्पेंशन पर भी है, ये वाला पार्ट है नट बोल्ट का, वहाँ पर भी है। तो इसका क्या लॉजिक हुआ, मतलब स्प्रिंग पर तो आपने अच्छी पेंट लगा कर दी है, फिर भी वहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एक इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसका मतलब तो यही। दूसरी देखिए, दूसरी जो रस्टिंग है ना वो यहाँ पर ज़्यादा एक हो गई है, साइलेंसर पाइप पर भी। फिर क्या होता है, ये गल जाती है पाइप, फिर टूट जाती है साइलेंसर का जो। फिर यहाँ पर भी रस्टिंग की प्रॉब्लम है, देखिए। तो रस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है बाइक में, यहाँ पर देखिए रस्ट के ही निशान लगे हुए हैं, मतलब ये जहाँ से भी आया हो पर ये रस्टिंग का ही है। फिर इसमें देखिए कि दूसरे कौन कौन से पार्ट। फिर उसके बाद देखिए ये वाला जो नट्स की क्वालिटी है ना, ये भी उतनी खास नहीं है कुछ। यहाँ पर भी रस्ट लग जाती है, या तो फिर इस पर ये जो खार जम जाता है ना, वो वाला ये है, वाइट वाइट सा देखिए। जहाँ पर भी आप देखोगे ना, ज़्यादातर इस पर क्षार जम जाता है, उसको खार भी बोल सकते हो, देखिए। उसकी वजह से क्या होता है कि मेटल में गलावट आती है और वो रस्ट पकड़ने लगता है। देखिए इंजन वाले नट पर भी है ये वाली दिक्कत। तो मतलब ये दिक्कत है इसमें, रस्टिंग की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। ये हैंडल बार पर भी है, यहाँ पर भी है, लाइट पर भी। तो उतनी कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं यूज़ की है यहाँ पर टीवीएस ने, ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर तो यार नहीं होनी चाहिए, काफ़ी जगह पर रस्टिंग के इश्यू आ गए इसमें अभी से। 1 साल ही हुआ है लगभग, अभी 1.5 साल होने को आया है। तो इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी बाइक में, जो अभी आ रही है। तो भाई ये बाइक किस टाइप के राइडर को टारगेट करती है? तो देखिए मेन तो बाइक मतलब आपको स्पोर्टी बाइक पसंद है, लुक स्पोर्टी पसंद है, तो ये बाइक बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। आपको अच्छी माइलेज चाहिए तो फिर तो तो भी ये बाइक आपको टारगेट नहीं करती है। इसका स्पोर्टी इंजन नहीं है, ठीक है, इसका इंजन लो एंड टॉर्क के लिए बना हुआ है। तो आपको सिटी में काफ़ी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगा पिलियन के साथ भी, और टॉर्क काफ़ी अच्छा होने की वजह से आपको सिटी का में ड्राइविंग काफ़ी कंफर्टेबल लगेगी। पर इसका जो एक टर्निंग रेडियस है वो ज़्यादा है, तो आपको वो शायद थोड़ा कम कंफर्टेबल लगे। पर अगर आपको झुक के चलाना बाइक पसंद नहीं है, आपको सीधा सीधा ही लीनियर पावर डिलीवरी चाहिए अच्छी खासी, मतलब अच्छी डिलीवरी चाहिए, पावर डिलीवरी, तो ये बाइक आपके लिए है। आप सीधे बैठकर बाइक चलाना पसंद करते हैं, आपको काफ़ी झुकना पसंद नहीं है चलाते वक्त, आगे की ओर लीन करना पसंद नहीं है, तो ये बाइक आपको टारगेट करती है। बुलेट का अगर आपको शौक है और थोड़ी शॉर्ट गन स्टाइल की बाइक चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लुक वाइज तो काफ़ी अच्छी है बाइक, देख लीजिए इसके लुक काफ़ी इंप्रेसिव है। इसकी सेगमेंट की बाइक जो आती है हंटर 350 और रॉनिन 225, आप देख सकते हो। पावर डिलीवरी ऑलमोस्ट दोनों बाइक की सेम है। अगर आपको स्पोर्टी कैरेक्टर पसंद है तो फिर आपको अपाचे की ओर जाना पड़ेगा, या फिर पल्सर या फिर ड्यूक की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आपको स्पोर्टीनेस उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, टॉप एंड उतना खास आपको नहीं चाहिए, आप अच्छे से क्रूज़ कर पाए, तो आपको ये बाइक ज़रूर लेनी चाहिए। अगर भाई कोई मुझे पूछता है अभी कि आज की डेट में अगर मुझे ये बाइक लेनी हो तो क्या मैं इसको कंसिडर करूँगा, तो मेरा जवाब है यस, डेफिनेटली मैं इस बाइक को कंसिडर करूँगा, क्योंकि मैं ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हूँ। बाइक काफ़ी अच्छी चलती है और पावर डिलीवरी मुझे जिस प्रकार से चाहिए थी वो उस हिसाब से मुझे डिलीवर भी करती है। सिटी ट्रैफिक में उतनी ज़्यादा बाइक स्टॉल नहीं होती, देखिए
तो इसके अलावा जो होंडा की सी बी आती है 350 या फिर वो शायद वही है, तो वो बाइक कभी कभी कहीं ज़्यादा स्टॉल कर जाती है, ठीक है, सिटी में। ये बाइक इतनी ज़्यादा सिटी ट्रैफिक में स्टॉल नहीं करती है, तो मुझे ये कि इसका प्लस पॉइंट लगा कि इसकी जीटीटी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इसको बेनिफिट करती है सिटी के ट्रैफिक में से ग्लाइड करके निकल जाने को। तो यस, डेफिनेटली मैं इस बाइक को कंसिडर करूँगा, क्योंकि पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, क्रूजिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है, माइलेज काफ़ी इम्प्रेसिव है इसके सेगमेंट के हिसाब से, और जितना मुझे चाहिए था वो सब कुछ मुझे इस बाइक से मिल रहा है। तो डेफिनेटली आई एम हैप्पी विथ इट एंड आई विल कंसिडर दिस बाइक अगेन इन 2026। तो भाई रोनिन में मुझे एक और बात अच्छी लगती है, जो कि एक ओनर के पर्सपेक्टिव से मुझे और एक यूट्यूबर के पर्सपेक्टिव से बताना मुझे सही लगा, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट बताने जा रहा हूँ इसमें, कि इसमें आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच मिल जाता है। देखिए यहाँ फिज़िकल पावर की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। ये जो इसका असिस्ट क्लच है वो कम ताकत से भी एंगेज हो जाता है, और इसके जो अपर वेरिएंट्स है इसमें भी है, पर जो अपर वेरिएंट है उसमें यहाँ पर आपको 3 स्टेप का एडजस्टमेंट भी मिल जाता है। आप अपने हिसाब से आपके हैंड्स की जो रीच है उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो असिस्ट क्लच है उसकी वजह से आपके हाथ में ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है, तो क्लच काफ़ी स्मूथ दिया गया है। और इसके जो अपर वेरिएंट्स है उसमें तो यहाँ पर 3 स्टेप का एडजस्टमेंट भी दिया गया है। और जो इसका जो स्लीपर क्लच है उसका क्या यूज़ होता है कि वो जब भी आप एग्रेसिव डाउन शिफ्ट मारते हो बाइक में, मान लीजिए आप 5th गियर में हैं, आपकी स्पीड हाई स्पीड पर आप डाउन शिफ्ट मारते हो, तो ये जो रियर व्हील है ना उसको लॉक होने से जो स्लीपर क्लच है वो बचाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली एंगेज होता है क्लच के साथ। उसकी वजह से आपकी बाइक स्कीड नहीं करती अगर आप हाई स्पीड पर भी लोअर गियर डाल देते हैं तो। और जो इसकी जीटीटी टेक्नोलॉजी है, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, वो भी डायरेक्टली क्लच के साथ वर्क करती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गियर में, जो कि ट्रैफिक में आपकी जब सेकंड थर्ड गियर तक आपकी जीटीटी वर्क करती है, उसमें क्या होता है, आप बिना एक्सेलरेटर दिए भी आपकी बाइक ट्रैवल करती जाती है आगे की ओर, आपको एक्सेलरेटर देने की ज़रूरत नहीं है, और बाइक स्टॉल नहीं करती उसकी वजह से। तो ये एक आपको इसका बेनिफिट है जीटीटी का, और ये पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इसमें असिस्ट क्लच का फीचर्स मिल जाता है। इसकी वजह से असिस्ट एंड स्लीपर क्लच ये जो है वो काफ़ी यूज़फुल है इस बाइक में, जो कि इसकी सेगमेंट की बाइक प्रोवाइड नहीं करती है, जैसे रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। तो फीचर्स के मामले में काफ़ी अच्छी है बाइक, तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। आई होप कि मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे इस बाइक के रिलेटेड। अगर उसके अलावा भी कोई भी डाउट है आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पर आंसर कर दूँगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।